नमस्कार। ढेर सारी उम्मीदों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना नौवां बजट लोकसभा में पेश कर दिया है और उसके प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं और उसमें क्या-क्या चीज़ें इस साल के लिए बेहतर है, उसको अभी हम देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले थोड़ा-सा फ्रेंड्स हम आपको बजट का इतिहास बताना चाहेंगे कि कैसे-कैसे उसमें क्या-क्या बदलाव होते चले गए हैं समय के अनुसार, उसको थोड़ा-सा हम पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेन टॉपिक पे आएंगे बजट 2026 पे जो अभी हाल ही में पेश किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं भारत के वित्तीय बजट का इतिहास। आप जानते हैं कि भारत के संविधान आर्टिकल 112 के अनुसार 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। वार्षिक वित्तीय विवरण। और एक चीज यह समझ लीजिए कि ये जो बजट होता है यह अनुमानित होता है, आय और व्यय दोनों ये अनुमानित होता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए होता है। और इसमें क्या है कि वित्तीय बजट सरकार का वह वार्षिक वित्तीय दस्तावेज है जिसमें एक वित्तीय वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए यह बजट पेश किया जाता है, जिसमें आय कितना हुआ, व्यय कितना होगा, घाटा उसमें कितना होगा सरकार को, और कर नीतियां क्या होंगी, योजनाएं कौन सी आई, उसका पूरा विस्तृत जानकारी दिया जाता है और किस योजना पर कितना खर्च किया गया है इसकी भी पूरी डिटेल्स दी जाती है। पहली बात देखिए, बजट का जो शुरुआत हुआ, थोड़ा सा इतिहास पे हम इसके डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश काल में बजट की शुरुआत हुई। इससे पहले बजट का कोई इतिहास नहीं मिलता है, हालांकि रहा होगा कुछ न कुछ, लेकिन यहाँ से इतिहास पूरा मिल जाता है। भारत में जो पहला बजट वर्ष पेश किया गया जिस वर्ष, वो 1860 में पेश किया गया और किसने प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने पेश किया था। इस व्यक्ति का नाम याद रखिए, जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था 18। और इसका उद्देश्य क्या था कि 1857 की क्रांति के बाद जो आर्थिक संकट आया था उसको कैसे उस पर नियंत्रण पाया जाए, जो उसमें नुकसान हुआ था युद्धों में, जो लड़ाइयों में ब्रिटिश सरकार को नुकसान हुआ था उसको भरपाई कैसे किया जाए, इसके लिए यह बजट पेश किया गया था, जिसमें रेलवे, सेना और प्रशासन का खर्च निकालना शामिल था। यह बजट केवल ब्रिटिश हितों पर केंद्रित था। ध्यान रखने की बात है कि यह केवल ब्रिटिश हितों पर, जैसा कि मैंने बताया कि 1857 ईस्वी की जो रिवोल्यूशन थी, क्रांति थी, उसमें जो ब्रिटिश सरकार को नुकसान हुए थे उस नुकसान की भरपाई के लिए यह बजट लाया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और यह केवल ब्रिटिश हितों पर निर्धारित था, क्योंकि उनको भारतीय हितों से कोई लेना देना नहीं था, भारतीय जन कल्याण पर वो आधारित नहीं था। लेकिन जो भारत का बजट आता है वह किस पर, आम आदमी के लिए बजट पेश किया जाता है। यहीं से भारत में बजट प्रणाली की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। आजादी से पहले इस काल की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? बजट ब्रिटिश सरकार की नीतियों के अनुसार होता था। भारी कर, कम जन कल्याण, टैक्स बहुत ज्यादा रखा जाता था और जन कल्याण की योजनाएं बहुत न के बराबर हुआ करती थी। भारतीयों की भागीदारी उसमें लगभग शून्य के बराबर या कभी कभार 1-8% हुआ करता था। इस दौर में बजट शोषण का औजार था, विकास का नहीं। यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे केवल जो ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य था वो अपने राजकोष को भरना था, ब्रिटिश भारत के राजकोष को भरना नहीं था, या भारतीयों के लिए वो बजट नहीं था। आगे चलते हैं। अब देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 से 48। देखिए, स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत में अंतर है, क्योंकि स्वतंत्र भारत उस समय अंतरिम सरकार है, उस समय जो बजट प्रस्तुत किया गया पहली बार, और वो आर.के. षणमुखम चेट्टी जी ने पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। विशेषताएं क्या थी? आजाद भारत का यह पहला वित्तीय खाका था। शरणार्थी, पुनर्वास और प्रशासन पर जोर दिया। देखिए, शरणार्थी क्यों, शरणार्थी और पुनर्वास क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो बजट था, आप जानते हैं कि विभाजन के बाद, विभाजन कहाँ से, पाक और इंडिया का जो विभाजन हुआ था उसमें बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से क्या है, भारत आए। कुछ लोग गए और कुछ लोग आए, दोनों चीजें थी। तो इन शरणार्थियों के लिए, उनके पुनर्वास के लिए इस पर ज्यादातर जोर दिया गया था। उनके पुनर्वास के लिए सीमित संसाधनों में राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, क्योंकि उस समय बहुत सीमित संसाधन थे। अंग्रेज गए थे,
आज़ादी तुरंत मिली थी उस समय बहुत कम आय के स्रोत थे, लेकिन व्यय बहुत ज़्यादा था और उसी में राष्ट्र का निर्माण की शुरुआत कैसे की जाए इस पर आधारित यह बजट था। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं का दौर देखिए 1951, यानी कि अब क्या हो चुका है, भारत गणतंत्र हो चुका है। इस काल में बजट का उद्देश्य क्या था? योजनाबद्ध तरीके से विकास करना। मुख्य बिंदुएं इसकी क्या है? कृषि, सिंचाई, शिक्षा और उद्योगों पर जोर। जैसा कि जो 5 ईयर प्लान था उसमें भी इन चीजों पर जोर दिया गया और इसी से संबंधित बजट भी उस समय आता था। सार्वजनिक क्षेत्र, क्योंकि देखिए हाल ही में जब आजादी कभी मिलती है तो उस समय क्या होता है, कैसे हम अपने देश को आगे ले जाएं, कैसे हमारे लोग भूखे न मरे, इसको लेकर के यह जरूरी हो जाता है विकास की योजनाएं बनाना, खाका तैयार करना कि किस तरीके से हमें एक साल का समय निकालना है, कहाँ पे कितना खर्च करना है। इसके लिए यह जरूरी था कि बजट को पेश किया जाए और वह बजट योजनाबद्ध तरीके से काम करे, योजनाबद्ध विकास पर जोर दे। सामाजिक सोच, समाजवादी सोच जो थी, क्योंकि हमने जो अपनाया सिस्टम वो कहाँ से, समाजवाद पर आधारित हमने सिस्टम को अपनाया था, तो हमारी सोच भी कैसी थी? समाजवादी थी। ऐतिहासिक तथ्य इसके क्या है? मोरारजी देसाई, अच्छा ये क्या है, 10 बार सबसे अधिक बार प्रस्तुत करने वाले, बजट पेश करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। हालांकि जो निर्मला सीतारमण जी भी हैं, इनका भी ये कौन सा बजट था? 9वां बजट है। निर्मला सीतारमण जी का भी ये कौन सा बजट है? 9वां बजट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए बजट 2026 की मुख्य बातें क्या हैं, कैसे प्रोसेस होता है बजट पेश करने का। देखिए बजट, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पे? लोकसभा में। धन विधेयक या बजट जो पेश किया जाता है वो कहां पे? लोकसभा में पेश किया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि लोकसभा को क्या कहते हैं, यह प्रचलित सभा भी है। प्रचलित सभा जनप्रतिनिधियों वाली, क्योंकि इसमें जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं और जो बजट पेश किया जाता है वो जनता के लिए ही पेश किया जाता है। इसलिए जो धन विधेयक होता है या बजट जो होता है वो कहां पे पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट का प्रोसेस क्या है? 1 सालों के लिए बजट पेश किया जाता है और बजट का मतलब यह है कि यह अनुमानित व्यय और आय का खाका है कि कहां पे हमें, कहां से हमें आय होनी है, कहां हमको कितना व्यय करना है, इसका अनुमानित खाका होता है। कैसे होता है? पहले इनिशियल प्रिपरेशन होता है, फिर इसके बाद बजट ड्राफ्ट तैयार किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, फिर कैबिनेट का उस पर अप्रूवल होता है, फिर प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन उसका होता है, फिर उस पर डिबेट एंड डिस्कस होता है, तदुपरांत उसके बाद अप्रूवल होता है या उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। ठीक, एक तरीका है बजट पेश करने का। देखिए बजट में बहुत महत्व रखता है 1991 का आर्थिक सुधार, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पेश किया था। उस समय पीवी नरसिंह राव की सरकार थी, उसमें ये वित्त मंत्री थे। इन्होंने जो बजट उस समय पेश किया था उसमें जो उदारवादी नीति इन्होंने अपनाई, उदारवादी का मतलब यह है कि बाजार को अपने खुला किया, ओपन किया सभी के लिए, चाहे किसी भी देश का व्यक्ति आकर के यहाँ पे अब अपने उत्पादों को बेच सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है सरकार की अनुमति के माध्यम से। यह बहुत ही जो कमी इन्होंने जो पेश किया, यह भारत के इतिहास में, आर्थिक इतिहास में यह बहुत बड़ा कदम माना जाता है। पृष्ठ आर्थिक संकट से उबारा गया, विदेशी मुद्रा की कमी जो थी उसको भी देखा गया कि कैसे उसको भरपाई किया जाए। फिर प्रमुख सुधार क्या थे इसमें? लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन पर बल दिया गया कि विश्व के सभी देश आकर के यहाँ पे हमारा मार्केट उनके लिए उपलब्ध है और खुली अर्थव्यवस्था की राह पर डाल दिया गया। किसे? भारत को खुली अर्थव्यवस्था के रूप में, ओपन इकोनॉमी के रूप में भारत को पेश कर दिया गया। 2000 से 2016 के बीच में क्या है? समावेशी विकास का ये दौर है। सामाजिक योजनाएं आई हैं जिनमें कि मनरेगा है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया गया, गरीबी, किसान और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया
और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। इस साल मैं आपको बता दूं कि जो राजकोषीय घाटा है 2026 का वो 4.3 अनुमानित किया गया है। कि अच्छा, राजकोषीय घाटा क्या होता है कि आय जो सरकार की है और व्यय, व्यय से देखिए हमेशा ये होता है कि आय जो होती है वो व्यय से कम होती है, यानी हमें क्या करनी पड़ती है, उधार लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। तो जो ये ऋण है कितना परसेंट ज्यादा, यानी कि आय और व्यय का अंतर, यानी कि जो अंतर है वही क्या है, राजकोषीय घाटा है। इस साल 4.3 रहने का अनुमान बताया गया है। और भारत का जो आर्थिक विकास दर बताया गया है, आर्थिक विकास दर वह 7.27 से 7.2 तक रहने का अनुमान लगाया गया है कि इतना भारत का विकास दर इस साल रहने का अनुमान है। ये है मनमोहन सिंह जी, जिन्हें उदारीकरण के लिए याद किया जाता है। अच्छा, 2017 के बाद क्या क्या चीजें बदली हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं 2017 से। देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि 2017 से पहले रेल बजट को अलग पेश किया जाता था और आम बजट को अलग पेश किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ कि रेल बजट और आम बजट दोनों का विलय कर दिया गया, यानी वित्त मंत्री ही नहीं, पहले रेल मंत्री रेल बजट पेश करते थे और वित्त मंत्री आम बजट पेश करते थे, लेकिन दोनों का विलय करके अब भारत का वित्त मंत्री ही रेल बजट और आम बजट साथ में ही पेश किया जाता है। और बजट की तिथि इससे पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि 1 फरवरी को, अच्छा पहले क्या था कि फरवरी के सप्ताह के अंत में तो किया ही जाता था, शाम को 5 बजे। कब किया जाता था, शाम 5 बजे बजट को पेश किया जाता था। लेकिन अब क्या है, 1 फरवरी को दिन में 11 बजे, दिन में 11 बजे पेश किया जाता है बजट को। ये बदलाव किए गए हैं। और 2021 से पेपरलेस डिजिटल बजट, देखिए पहले क्या था, इस तरीके से एक बैग हुआ करता था इस कलर में, उसमें वित्त मंत्री भारत का जाता था पूरा बजट का खाका तैयार करके और उसको पेश करता था। लेकिन 2021 के बाद से इसे पेपरलेस कर दिया गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ टैब से पेश किया जा रहा है बजट, वित्त मंत्री जी टैब से बजट पेश कर रही हैं, टैबलेट के माध्यम से अब प्रस्तुति की जा रही है बजट की। वर्तमान बजट की देखिए विशेषताएं क्या है। आम बजट का केंद्रित, आम आज का बजट जो केंद्रित होता है किस पर, डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्टार्टअप और एमएसएमई पर, आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। यहाँ कुछ फैक्ट हैं, द बिग पिक्चर देखिए यहाँ पे। और जीडीपी क्या है, जीडीपी भारत सरकार के द्वारा कितनी एक वर्षों में अर्जित की गई सकल घरेलू उत्पाद जो होते हैं उनका पूरा खाका होता है, वो क्या होता है, जीडीपी कहलाता है। और नॉमिनल एट करेंट प्राइसेस पे जो होता है, और रियल क्या होता है, एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब उसमें से वित्तीय वो घाटा को हटाकर, महंगाई को हटा करके अगर किया जाए तो वो रियल हो जाता है, ठीक है। और 10.1 का जो है नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ का जो रखा गया है टारगेट, वो 10.1 का रखा गया है। जो भारत के आने वाले जो रेवेन्यू आने वाले हैं उनके रिसोर्सेस हैं, पर्सनल इनकम टैक्स से 22%, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी से 18%, और कारपेट टैक्स जो होता है उससे 17% आने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, रेवेन्यू रन्स डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट जैसे रेलवे है, शिक्षा है, इसमें जो कर्मचारी हैं उनको वेतन भत्ते आदि देना, वहां पे खर्च किया जाता है। कैपिटल कैपेक्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और इसको जो इस बार क्या किया गया, पिछली बार कैपेक्स जो था 11.2 लाख करोड़ था, 2 लाख करोड़। इस बार का जो कैपेक्स रखा गया है वो अनुमान रखा गया है 12.2 लाख करोड़, ठीक है। तो 1 लाख करोड़ का उसमें वृद्धि किया गया है। राजकोषीय घाटा हमने आपको बता ही दिया कि राजकोषीय घाटा क्या है। और बिल से संबंधित जो फाइनेंशियल बिल है सभी आर्टिकल 110 में यूज टू प्रपोज
चेंज टू टैक्स, टैक्स के लॉ में सभी प्रकार से जो बदलाव होते हैं उस किसमें है, आर्टिकल 110 में है। हाँ, अब देखिए सबसे हाईलाइटेड क्या है कि इस साल के बजट में क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। देखिए सस्ता जो चीजें हुई, सोलर से जुड़ी चीजें हैं, शुगर की दवाएं हैं, यानी जीवन रक्षक जो दवाएं हैं, कैंसर की भी उसमें दवाएं शामिल हैं, ढेर सारी कैंसर की दवाएं हैं जो बहुत महंगी आती हैं, उनको सस्ती की गई हैं। जूते, चमड़ा, कपड़ा है, लिथियम बैटरी, ये सस्ता है, ये हाईलाइटेड है। माइक्रोवेव ओवन है, बीड़ी, ईवी बैटरी, विदेश यात्रा सस्ता है, विदेश में जाकर के कोई छात्र पढ़ाई कर सकता है, वो सस्ता है। विदेशी मिक्स्ड सीएनजी सस्ता है, कैंसर की दवाएं जो अभी हमने बताया, और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी उसमें शामिल है जो सस्ता की गई हैं। महंगा क्या हुआ है, शराब बहुत अच्छा काम किया गया है, स्क्रैप है, खनिज और सिगरेट, पान मसाला, इन सभी चीजों को क्या किया गया है, महंगा किया गया है। इनके रेट को बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पे जो चीजें हुई हैं वो सस्ती हुई हैं, क्योंकि ये क्या चीजें हैं, ये आम जनता के यूज की चीजें हैं। आम जनता इस पर ज्यादा डिपेंडेंट है, इससे आम जनता को ज्यादा लाभ होगा, इसलिए इसको सस्ता किया गया है। इस साल के बजट में एक खास बात है कि आम जनता को बहुत ज्यादा केंद्र में रखा गया है। फिर आगे देखिए 2026, देखिए निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, इनका ये 9वां बजट है। मोदी सरकार का ये कुल 15वां बजट है। बजट 2026-27 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के लिए है। उद्देश्य क्या है, युवा शक्ति चलित बजट इसको कहा गया कि युवाओं की शक्ति पर आधारित बजट है, और यह 3 प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित यह बजट है। और ये कर्तव्य कौन कौन से हैं, आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता का निर्माण करना, सबका साथ सबका विकास, जैसा कि मोदी सरकार का ये नारा भी है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन देखते हैं कि कहां तक हो पाता है सबका साथ सबका विकास। और देखिए अभी हमने बताया राजकोषीय लक्ष्यों को, राजकोषीय घाटा लगभग 4.3% के लक्ष्य को साधता हुआ रखा गया है। सरकार ने ऋण प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया है। देखिए सरकार का यह जोर यह है कि जो उधारी है उसको घटाया जाए, यानी कि राजकोषीय घाटे को कम किया जाए, जो लोन वाली प्रक्रिया है उसको कम किया जाए। मुख्य घोषणाएं क्या हैं, इसको थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा। कुछ योजनाएं लागू हुई हैं, इसको आपको फोकस करने की जरूरत है। अवसंरचना और रेल पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिसमें दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी जैसे मार्ग, जिसमें कि कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को क्या होगा, प्रमुखता से फायदा होगा। पूंजीगत व्यय कैपेक्स को अभी हमने बताया कि 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, इसे बढ़ा करके, जिससे कि ढांचे को मजबूती, पायाभूत ढांचे को क्या होगी, मजबूती मिलेगी। एमएसएमई और उत्पादों पर क्या सेक्टरों को चैंपियन बनाने के लिए उसके समर्थन को बढ़ाया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड प्रस्तावित किया गया है। कितना दिया जाएगा, 10,000 करोड़ दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जो रेयर अर्थ, जो कुछ खनिज, जो रेयर अर्थ मेटल खनिज है, उनको एक गलियारा बनाने का भी कहा गया है, जिसमें कौन कौन से राज्यों को जोड़ा गया है। देखिए ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पे जो रेयर जो खनिज है, रेयर अर्थ जो खनिज है, उनको निकालने की जो प्रक्रिया है, किस तरीके से उनको निकाला जाए, उसका रोड मैप तैयार करने के लिए इसको केंद्र में रखा गया है। कृषि एवं किसानों के लिए भी ध्यान दिया गया है। कृषि क्षेत्र में उच्च मूल्य फसलों के लिए समर्थन, यानी कि एमएसपी की बात कही गई है, और पशुपालन को आधुनिक बनाने के उपायों पर जोर दिया गया है। हम बहुत समय से पशुपालन करते आए हैं, लेकिन वही हमारा पुराना तरीका है, उसको आधुनिक तरीके से कैसे किया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर जोर दिया गया है इस बजट में। और खास बात यह है कि एआई एग्री टूल्स, यानी कि एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित जो एग्रीकल्चर वाले टूल्स होंगे, जो मशीनें होंगी, वो किस पर आधारित होंगी, एआई पर। सॉल्यूशन से किसानों को मदद, इससे क्या होगा कि किसानों को बहुत ज्यादा मदद होगी। उनको यह पहले से, जैसे मान लीजिए कि
फसलों में रोग कौन सा लग रहा है, अगर इसको जानने के लिए कोई एआई पर बेस्ड कोई मशीन आ जाए, फसल का नमूना ले और आपको तुरंत बता दे कि इसमें कौन से रोग लगने के लक्षण हैं या कौन से रोग इस समय लगे हुए हैं, तो उसका इलाज करना आसान हो जाएगा, जिससे किसानों को क्या होगा, फायदा होगा। स्वास्थ्य और बायोफार्मा विकास और वैश्विक मानकों वाली सुविधाओं का विस्तार किया गया है। मेडिकल हेल्थ सेक्टर में निजी साझेदारी के साथ नए केंद्रों को बढ़ावा मिला है और 3 नए आयुर्वेदिक एम्स को बनाए जाने की भी घोषणा की गई है। 3 नए एम्स बनाए जाएंगे। ठीक। रक्षा बजट में वृद्धि की गई है, लगभग 7.8 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया। ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरीके से हमारे पड़ोसी लोग हैं, जितने खतरनाक लोग हैं, जैसे, तो हमें भी जरूरत पड़ जाती है। क्यों रक्षा बजट बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ती है? अगर सोचिए कि अगर आपका पड़ोसी शांति बनाने वाला हो तो उससे लड़ाई की कभी नौबत नहीं आएगी। और जब पड़ोसी झगड़ालू प्रवृत्ति का हो, हमेशा झगड़ा करने वाला हो, हमेशा बिना बात का लड़ाई करने वाला हो, ऐसा खतरा बना रहे कि वो कभी भी आक्रमण कर सकता है हमारे जनता को या हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको अपने सुरक्षा के तरीकों को बढ़ाना पड़ता है। और हमारे सुरक्षा के तरीके क्या हैं कि हम रक्षा वाले चीजों को और ज्यादा खरीदें, नई नई मशीनें लाएं, नई नई तकनीकों का विकास करें इस क्षेत्र में। इसलिए सेना, और जरूरी क्या है कि सेना को आधुनिक कैसे बनाया जाए और नए हथियार प्रणालियों पर भी जोर दिया जाए। और भी चीजें जैसे व्यापार और निर्यात पे क्या है, कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई। देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है कि कस्टम ड्यूटी को कटौती कर देने से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। क्यों? क्योंकि उस पर जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको घटा दिया गया है। यह कदम निर्यात और घरेलू उद्योगों को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा। जो सामान निर्यात किया जाता है, जो घरेलू उत्पाद है, इससे उनको बहुत जबरदस्त फायदा होगा कस्टम ड्यूटी को घटाने से। शिक्षा, युवा और महिलाएं, देखिए लखपति दीदी योजना जैसे कार्यक्रमों पर समर्थन किया गया है। छात्राओं के लिए छात्रावासों का यह कहा गया है कि पूरे राज्यों में, यानी कि प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। इस पर जोर दिया गया है बालिकाओं के लिए नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। खेल क्षेत्र को मजबूत करने के लिए खेलो इंडिया मिशन पर भी निवेश किया गया है। और जो हाल ही में अभी जी राम जी योजना आई है, जिसे पहले मनरेगा हम कहते थे, उसका नाम बदला गया और उसमें और क्या परिवर्तन किया गया। मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी। रोजगार गारंटी थी कितने दिनों की? 100 दिनों की। किसके तहत? मनरेगा के तहत। और अब जो आया है इसके तहत 125 दिन की रोजगार दी जाएगी सरकार के द्वारा। यानी कि एक साल में किसी भी व्यक्ति को 125 दिन कम से कम उसे रोजगार मुहैया कराया जाएगा। तो 25 दिन उसमें बढ़ गया। इसके लिए कुल 95,692.31 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का अनुमानित कुल खर्च 1,51,282 करोड़ रुपए बताया गया है। और एक चीज देखिए, इसको लेकर के जब मनरेगा का नाम बदला गया था तो विपक्ष ने इसका विरोध किया था। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एक नई योजना को शुरुआत किया गया है, जिसे कहा गया क्या, महात्मा गांधी रोजगार पहल। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार, थोड़ा सा इसमें आप बना लीजिए, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार पहल। और यह बल किस पर देता है? खादी और कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देता है। बढ़ावा देने के लिए यह योजना लागू की गई है। किसके जगह पे? मतलब महात्मा गांधी के नाम पे, क्योंकि महात्मा गांधी खादी के पक्षधर थे। तो उसको देखते हुए यह योजना लाई गई है, नई योजना लाई गई है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी को राहत दी गई है। किस पर?
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। आयकर नियमों को सरल बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। जो आयकर के नियम है, जैसे बहुत सारी चीजें ये कहा गया है कि अभी तक ये जो, जैसे मान लीजिए कि कोई आय टैक्स करने में कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती थी जिसके वजह से वो आय इनकम टैक्स को नहीं भर पाता था, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान था या उस पर जुर्माना का प्रावधान था। तो अब तकनीकी खामियों को अगर देखा जाए, अगर कोई तकनीकी खामी की वजह से नहीं भर पाया है तो उसको राहत दी जाएगी, उसमें थोड़ी सी नरमी बरती गई है। टीसीएस ट्रांजैक्शन चालित टैक्स नियमों में बदलाव से विदेश में शिक्षा और इलाज सस्ता होगा। टीसीएस को घटाने से क्या होगा, इसमें नियमों में इसके बदलाव से शिक्षा और इलाज क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। कहां पे, विदेश में जाकर के। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी थोड़ा बढ़ाया गया, जिसका असर शेयर बाजार पर दिखा। और फीचर एंड ऑप्शन जो होता है शेयर बाजार का, फीचर एंड एफओ, फीचर एंड ऑप्शन पे जिससे के माध्यम से ट्रेडिंग होती है, वो थोड़ा सा उस पर सर्विस टैक्स उस पर बढ़ जाएगा, टैक्स उसका बढ़ जाएगा। और अन्य महत्वपूर्ण इसके बिंदु क्या हैं, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं पर आयात छूट बढ़ाई गई ताकि भारत के परमाणु ऊर्जा लक्ष्य को क्या मिले, बढ़ावा मिले। विदेशी सहायता में बदलाव, कुछ देशों को अनुदान के आवंटन में भी परिवर्तन किया गया। आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। सीमा सुरक्षा प्रणालियों और संसाधनों के लिए बड़ा बजट है। सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों जैसे सारनाथ, हस्तिनापुर को अनुभवात्मक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी इसमें रखा गया है। तो एक कुल मिलाकर के आम बजट जो था आम व्यक्ति को देखते हुए पेश किया गया है, और यह ध्यान रखा गया है कि आम व्यक्ति को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो, बल्कि उसे फायदा ही हो। सबके हितों को साधने का सरकार ने प्रयास किया है, सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए यह बजट था। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।